मार खाकर ऑफिसर गू बेहोश हो गया था, इसलिए फादर उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर उसे एक लंबी चौड़ी डिजीज का नाम बताता है तो फादर कहता है आखिर ये ऑफिसर गू को हुआ क्या है। डॉक्टर कहता है सेरिब्रल कॉन्कशन। फादर कहता है आखिर ये सेरिब्रल कॉन्कशन है क्या चीज। डॉक्टर बताता है इसकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है, एक बार इसे होश आ जाए तो आप इसे घर ले जा सकते हैं। फादर उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बता रहे थे, सीधे सीधे बता देना चाहिए था ना। तो डॉक्टर उसे सॉरी करके चला जाता है। इधर ढोंकी बाबा और उसकी चमची का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उनके हाथों जैकपॉट जो लग गया था। अब वो लोग फादर के वायलेंस का सबूत कोर्ट पर दिखा सकते थे। चमची अपना फोन चेक करती है जिसमें उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, पर वो फोन तो उसके पास था ही नहीं। वो अपने बैग के सारे चीजों को निकाल कर देखती है, फिर भी वहाँ पर फोन नहीं था। तो बाबा उसे बाहर भेज देता है फोन को ढूंढ कर लाने के लिए। ऑफिसर गू डिस्चार्ज होकर मजे से खाना खाते हुए अपने बहादुरी के किस्से सुना रहा था कि कैसे उसने फादर को बचाया। सिस्टर उसे थैंक्स कहती है, अगर वो सही टाइम पर नहीं आया होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। चमची रोते हुए ढोंगी बाबा के पास आती है और बताती है कि मुझे फोन कहीं भी नहीं मिला। बाबा गुस्से में आकर उसे मारने के लिए अपना हाथ उठा लेता है, बट अब क्या कर सकता है, जैकपॉट तो हाथ से निकल चुका है। इधर फादर गैंग भी उस वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। अगर वो वीडियो सबके सामने आ गया तो गॉड पर भरोसा करने वाले आदमी उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तभी सिस्टर अपने जेब से उस चमची का फोन निकालती है। भोली सिस्टर कहने लगती है कि ये फोन तुम्हारे पास कैसे, क्या तुमने उससे फोन चुरा लिया है, अरे ये तुमने क्या कर दिया। सिस्टर बताती है कि ये फोन उसके बैग से गिर गया था, इसलिए चुपके से मैंने इस फोन को अपने पास ही रख लिया। भोली सिस्टर कहने लगती है तुम्हें उससे ये फोन लौटा देना चाहिए, नहीं तो ये चोरी मानी जाएगी। तो सिस्टर कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो एक पापी बन गई हूं, और गॉड से माफी मांगने लगती है। ऑफिसर गू उन सबको शांत कराते हुए कहता है कि आपको एक लावारिस फोन मिला और आपने उसे एक जासूस को दे दिया। ये एक चोरी नहीं है, सिंबल। इससे सबके जान में जान आती है और सब लोग ऑफिसर गू के दिमाग को तारीफ करने लगते हैं। फादर उन सबकी नौटंकी देख देख कर परेशान हो चुका था, इसलिए वहाँ से चला जाता है। सीओक ऑफिसर गू को कॉल कर बताती है कि प्रोसिक्यूटर पार्क का ट्रांसफर हो गया है। ये खबर सुनकर ऑफिसर गू याद करता है कि कैसे पार्क ने उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए उसके ट्रांसफर हो जाने से वो तो बहुत ही ज्यादा खुश था और बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। उसे ऐसे पागलों की तरह हंसते देखकर बाकी सब सोचते हैं कि सर पर चोट लगने की वजह से शायद इसका स्क्रू ढीला हो गया है। इधर मिस पार्क उस ऑफिस का इतना ज्यादा काम देखकर परेशान हो रही थी, ऊपर से उसके फादर के 2 फ्रेंड आकर उसे और भी ज्यादा परेशान कर देते हैं। ये सब तो चीफ प्रोसिक्यूटर का ही एक चाल था। पहले उसे छोटी जगह पर भेजकर उसे अपनी औकात दिखा दे, फिर वो घूम फिर कर उसी के पैरों के नीचे आ जाएगी, फिर उसे जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। सच में प्रोसिक्यूटर पार्क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके रूम में कॉकरोच पार्टी कर रहे थे, उन्हें मार कर खाने बैठी ही थी कि ऊपर से उसके पापा के फ्रेंड्स उसे वेलकम पार्टी के लिए बुलाने आते हैं, पर वो तो उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देती है। रात में फादर स्टोर में जाता है, वहाँ पर युवान को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। युवान उसी घटिया फूड कंपनी में ही काम करता था, इसलिए उसे वहाँ की सारी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का टास्क देता है। मिस पार्क स्ट्रीट में टहल रही थी कि उसे एक गेमिंग मशीन दिखाई देता है। उसे ऐसे गेम्स खेलना बहुत पसंद है, इसलिए जाकर गेम खेलती है और एक टेडी बियर भी जीत जाती है। उस टेडी को देखकर उसे पार्क याद आता है। उसने उसका बैकग्राउंड चेक करवाया था जो बहुत ही नॉर्मल था। इतने खतरनाक आदमी का बैकग्राउंड इतना ज्यादा नॉर्मल कैसे हो सकता है, इसलिए वो अपने एक एनाइस फ्रेंड से उसका बैकग्राउंड चेक करवाती है। इधर हुआंग ऑफिसर गू को अपने पास बुलाकर उसे खूब पीटता है, फिर उसे धमकी देते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, और उस फूड कंपनी में फादर क्या कर रहा था, क्या तुम उसे रोक नहीं सकते, एक भी काम ढंग से नहीं होता। अगर तुमने अपना काम ढंग से नहीं किया तो मैं तुम्हारे पार्टनर की बीबी बच्चों को ऐसे मारूंगा कि उनकी लाश भी किसी को नहीं मिल पाएगी। वहाँ से निकलकर गू अपने पुराने पल को याद करता है।
जब हुआंग के आदमियों ने उसके पार्टनर को खूब पीटा था तो उसके पार्टनर ने कहा था कि तुम कैसे भी करके जिंदा रहना, मरना मत। इसलिए वो आज भी अपने पार्टनर को दिया हुआ वादा निभा रहा है। खुद जिंदा रहकर उसकी फैमिली को सेफ रख रहा है। मिस पार्क को उसका फ्रेंड बताता है कि हमें भी इसकी असली आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है। इसकी आईडी को लॉक करके रखा गया है। लगता है ये कोई आम आदमी नहीं है। आगे फादर को पता चलता है कि आज उस छोटी बच्ची के हॉस्पिटल बिल्स नहीं भरे गए तो उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। अब उसके पास और कोई भी चारा नहीं था, इसलिए अपने पास जो भी पैसा था सब हॉस्पिटल को दे देता है, पर वो बहुत ही ज्यादा कम था, इसलिए अकाउंटेंट नहीं मानता। तो ऑफिसर गु आगे आता है जो कब से फादर का पीछा कर रहा था। वो उसके काले चिट्ठे दिखाकर कुछ और वक्त देने के लिए मनवा लेता है। ऑफिसर को फादर से कहता है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे। फादर कहता है किसी को तो इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी ना, तुम इन सब के बीच में मत आना। ये एक अनाथ बच्ची है, इसके पास कोई भी नहीं है। मैं इस बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं अपना कर्तव्य निभा कर ही रहूंगा। और गुस्से से उस फूड कंपनी में धावा बोलने के लिए निकल पड़ता है। फिर स्टेशन में जाकर सियोक को अपने साथ कुछ अच्छे इक्विपमेंट लेकर चलने के लिए कहता है। ऑफिसर गु को भी उनके प्लान का पता चल गया था, इसलिए पेट खराब का बहाना बनाकर वॉशरूम भाग जाता है। अब वो धर्म संकट में फंस गया था कि किसका साथ दे। हुआंग ने तो उसे धमकी दी थी, इसलिए उसे फादर का प्लान मैसेज करके बता देता है। तो हुआंग भी अपने गुंडों को उसे रोकने के लिए भेज देता है। चीफ प्रोसिक्यूटर ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। मिस पार्क थक हार कर फिर से चीफ प्रोसिक्यूटर के पैरों के नीचे आ जाती है। अब वो उसके कहने पर कुछ भी करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। इधर युआन भी अपने काम पर लग गया था। पहले तो पेट भर कर खाना खाता है, क्योंकि अगर उसका पेट भरा होगा तो उसे बहुत दूर की चीजें भी साफ साफ सुनाई पड़ती है। वो अभी बेसमेंट में था, फिर भी किचन की आवाजें उसे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। फिर जाकर ऑफिस के पास बैठ जाता है और अंदर की बातें सुनने लगता है। वो लोग डॉक्यूमेंट को छुपा रहे थे। उसका लोकेशन युआन को पता चल गया था कि वो लोग डॉक्यूमेंट को कहाँ छुपाने वाले हैं, इसलिए खुश होने लगता है। इधर फादर गैंग भी अपनी जासूसी के काम पर लग गए थे। सबूत के तौर पर उन्हें रिश्वत देते हुए वीडियो भी बना रहे थे और हुआंग के गुंडे भी उन्हें रोकने के लिए पहुंच गए थे। फादर दूसरी बिल्डिंग में युआन को इशारे से अपना काम चालू करने के लिए कहता है। उन्हें इशारों में बातें करते हुए ऑफिसर गु भी देख लेता है और हुआंग को बताने के लिए फिर से अपने पेट खराब का बहाना बनाकर जाने लगता है। बट फादर तो उसके बहाने समझ रहा था, इसलिए उसे जाने ही नहीं देता। कंपनी में आए लोग बस दिखावे के लिए कंपनी को बंद करने का नोटिस चिपका देते हैं। सियोक कहती है, क्या आपको ये सब पहले से पता था? फादर कहता है, हाँ, मैं थोड़ा बहुत होमवर्क करके आया था। दूसरी तरफ युआन और सोंगसक भी जैसे तैसे करके बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और फिर चुपके से उनके सीक्रेट पेपर्स को ढूंढने लग जाते हैं। अब फादर का काम हो गया था, उनके खिलाफ सबूत मिल गया था, इसलिए उनके ऊपर धावा बोलने के लिए बड़े ही स्वाग भरे अंदाज में एंट्री मारते हैं। उनको आते देखकर हुआंग के गुंडे भी एक्टिव हो जाते हैं और आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। पहले तो तानों के साथ आपस में फाइट होती है, फिर अपने अपने फाइटिंग मूव्स के साथ आपस में भिड़ जाते हैं। एक गुंडा फादर को मारकर उसके नाक से खून निकाल देता है। इससे फादर की तो सटक गई थी। फिर फुल्ली लड़ाई के मूड में आकर उसे क्या कूटता है। 2 ही बार में बेचारा घायल हो जाता है। सियोक भी गुंडों को धोए जा रही थी और ऑफिसर गु बस खड़ा होकर उन्हें धोते हुए देख रहा था। तेरे नाम वाला गुंडा पीछे से आकर सियोक पर हमला कर देता है, जिससे सियोक घायल हो जाती है। अपने पार्टनर को चोट लगते देखकर ऑफिसर गु को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो खुद को उसे मारने से नहीं रोक पाता। फिर भागकर जाकर सीधे उसके सर से अपने सर को जोरदार हिट करता है, जिससे दोनों ही नीचे गिर पड़ते हैं। उसके फाइटिंग मूव को देखकर फादर फिर से अपना मुंह बनाने लगता है
और उसके फनी रिएक्शन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय।